अध्याय 3 भीतर की लड़ाई। आरामदायक स्थिति में बैठकर पल भर के लिए आंखें मूंदे और सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। कंधों को ढीला छोड़ दे और जितनी गहरी सांस ले सकते हैं ले। अब धीरे धीरे फेफड़े से हवा बाहर छोड़ें। प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। सांस इस प्रकार ले जैसे आप अपने पूरे शरीर को सिर से पैर तक फुला रहे हैं। फिर रुक कर धीरे से सांस बाहर छोड़ें। अच्छा लगा ना? फेफड़े में प्रवेश करने वाली वायु जीवन लाती है और जैसे जैसे हम एरोबिक व्यायाम या दौड़कर सांसें की गति तेज करते हैं, हम खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। हो सकता है हमें बहुत खुशी भी महसूस हो। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे यह कल्पना करना अच्छा लगता है, जब नाक के रास्ते ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है और फेफड़ों तक पहुंचती है, तो कोशिकीय स्तर पर शरीर के भीतर क्या होता है। हमारा जीवन एक जटिलता से बुना हुआ चमत्कार है जो हर सांस में दिखाई देता है। मैं ऑक्सीजन से भरपूर ताजी हवा से अपने फेफड़े भर लेता हूँ। इसके बाद ऑक्सीजन के अणु फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी वायु कोशिका से गुजरकर रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं। जब धड़कता हृदय ऑक्सीजन युक्त इस नए रक्त को शरीर के सभी अंगों में, शरीर के विभिन्न हिस्सा है अंगों में पहुंचकर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, जिससे यह शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। यहाँ यह खुद को ऊर्जा और जीवन प्रदान करती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक ऊर्जा घर होता है जो एक अंगीठी के समान होता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी अंगीठी के सामने खड़े हैं और यह अधिकांश समय सुरक्षित तथा बगैर भड़के जलती रहती है, परंतु कभी कभी इस आग से निकली छोटी सी चिंगारी से इसके सामने रखे कालीन में छेद हो जाता है। वैसे एक छोटी सी चिंगारी खतरनाक नहीं दिखाई देती है, लेकिन यह चिंगारी यदि महीना दर महीना, साल दर साल कालीन को जलाती रहे तो आपका कालीन पूरी तरह जल जाएगा। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म संरचना माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण कर ऑक्सीजन को करता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में पानी का सह उत्पाद बनाता है। इस प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के लगभग पूरे समय चलती रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन को पानी के रूप में विघटित होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का पूरा सहयोग चाहिए होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। एक स्वतंत्र तत्व उत्पन्न होता है। अंगीठी की चिंगारी स्वतंत्र तत्व तथा कालीन हमारे शरीर को दर्शाता है। शरीर के जिस अंग में जितने ज्यादा स्वतंत्र तत्व पहुँचते हैं, वहाँ सबसे पहले क्षति होती है और बाद में उस स्थान पर क्षयकारी बीमारी हो जाती है। यदि यह आपकी आँख हो तो आपको मैकुलर क्षय या मोतियाबिंद हो सकता है। यदि यह आपकी रक्त धमनियों में हो तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है या हृदयघात हो सकता है। यदि यह शरीर के जोड़ हो तो आपको आर्थराइटिस हो सकता है। अगर यह मस्तिष्क में हो तो आपको अल्जाइमर्स या पार्किंसन बीमारी हो सकती है। कुछ समय गुजरने के बाद हमारा शरीर अंगीठी के सामने रखे जले हुए कालीन की तरह लगने लगता है। हमने ऑक्सीजन के उजले पक्ष की कल्पना की और उस बात को जाना जो जीवन लाती है, किंतु इसके पीछे की दूसरी कहानी को भी नकारा नहीं जा सकता है। यह वह हिस्सा है जिसके बारे में हम में से अधिकतर लोगों ने कभी नहीं सुना है। स्वतंत्र तत्व जो हानि शरीर को पहुंचाते हैं उसे ऑक्सीडेटिव तनाव के नाम से जाना जाता है। यही ऑक्सीडेटिव तनाव लगभग सभी गंभीर क्षयकारी बीमारियों की मुख्य जड़ होता है, क्योंकि यह प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है। इसलिए ऑक्सीडेटिव तनाव की पहचान शरीर की सतह यानी त्वचा की तुलना में अधिक आसानी से की जा सकती है। क्या आपने कभी किसी परिवार की कई पीढ़ियों का कोई चित्र देखा है? अगर आप उनकी त्वचा को गैर से देखें तो आपको युवाओं और बुजुर्गों की त्वचा में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलेगा। इस अंतर का मुख्य कारण त्वचा और ऑक्सीडेटिव तनाव होता है। ठीक
इसी प्रकार का क्षय हमारे शरीर के भीतर भी होता है। ऑक्सीजन का स्या पहलू, जैसा मैं कह चुका हूँ कि जैव रासायनिक शोध के जरिए हमें यह पता चल रहा है कि शरीर की कई क्षयकारी बीमारियों और संभवतः उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की मुख्य जड़ स्वतंत्र तत्व की वजह से होने वाला ऑक्सीडेटिव तनाव है। रासायनिक रूप से इन स्वतंत्र तत्वों की आक्रामक क्रिया से प्रकाश का विस्फोट होता है। स्वतंत्र तत्व सीधे उदासीन न होकर एक श्रृंखला बनाते हैं और खतरनाक शक्तिशाली स्थिति को जन्म देते हैं। आप जानते हैं कि आपके शरीर के भीतर वास्तव में युद्ध चलता रहता है। शांति के दौरान दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन का टूटना एक बड़े युद्ध को जन्म देता है। हम इस युद्ध को अपने शरीर के चयापचय के विशिष्ट प्रभावों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दुश्मन स्वतंत्र तत्व, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स, मोर्चे के पीछे सहायक पोषक तत्व, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंटीऑक्सीडेंट खनिज, ये मोर्चे पर ईंधन, कारतूस और खाना व मशीनरी आपूर्ति करने वाले के समान होते हैं, जो युद्ध के समय मशीन चलायमान रहती है। दुश्मनी को मजबूत करना ऐसी स्थिति जो शरीर द्वारा उत्पन्न स्वतंत्र तत्व की संख्या बढ़ाती हो, जैसे वायु, भोजन और पानी में प्रदूषणकारी तत्व, अधिक तनाव, कम व्यायाम की आदत आदि। मैच क्षतिग्रस्त तंत्र स्वतंत्र तत्व के लिए मरम्मत इकाई। स्वतंत्र तत्व मुख्य रूप से ऑक्सीजन के वे अणु या परमाणु होते हैं जिनके बाहरी कक्ष में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होता है। कोशिका के भीतर चयापचय क्रिया में सामान्य ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन के प्रयोग के दौरान सक्रिय स्वतंत्र तत्व का निर्माण होता है। इन पर आवश्यक रूप से विद्युतीय आवेश होता है और ये आसपास के किसी भी अणु या तत्व से एक इलेक्ट्रॉन लेने के इच्छुक होते हैं। इनकी गतिविधि इतनी आक्रामक होती है, ये रासायनिक रूप से शरीर के भीतर विस्फोट या प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यदि इन स्वतंत्र तत्वों को तेजी से एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा उदासीन न किया जाए तो ये स्वतंत्र तत्व अधिक आक्रामक हो सकते हैं या कोशिका झिल्ली, नलिकाओं की दीवार, प्रोटीन, वसा या कोशिका के डीएनए केंद्रक तक को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। विज्ञान और चिकित्सा सहित इस क्षति को ऑक्सीडेटिव तनाव कहता है। सहयोगी एंटीऑक्सीडेंट, ईश्वर ने हमें स्वतंत्र तत्वों के आक्रामक से रक्षाहीन नहीं छोड़ा है। वास्तव में जब मैं अपने एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र की पेचीदारी देखता हूँ तो मुझे सुखद अनुभव होती है कि हमें कितनी कुशलता और आश्चर्यजनक तरीके से बनाया गया है। दरअसल हमारे पास खुद की एंटीऑक्सीडेंट की फौज होती है जो स्वतंत्र तत्वों को उदासीन कर उन्हें बेअसर करने में सक्षम होती है। एंटीऑक्सीडेंट एक कांच के दरवाजे या महीन जालीदार स्किन की तरह होती है जिन्हें हम अंगीठी के सामने रख देते हैं से चिंगारियां भले ही उड़ रही हो लेकिन कालीन सुरक्षित रहता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसा तत्व होता है जिसमें किसी स्वतंत्र तत्व को एक इलेक्ट्रॉन देने और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने की क्षमता होती है। सुपर ऑक्साइड, डिसम्यूटेज, एटालेज तथा ग्लूटेथियोन पर ऑक्सीडेज। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इन नामों को याद रखें, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर का भी खुद का प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र होता है। हमारा शरीर हमारी जरूरत के सभी एंटीऑक्सीडेंट नहीं बनाता है, बाकी ये जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट हमें भोजन या अतिरिक्त पोषक तत्व के जरिए लेना होते हैं। जब तक शरीर में स्वतंत्र तत्व की मात्रा के बराबर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद रहते हैं तब तक इसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। लेकिन जब स्वतंत्र तत्व का उत्पाद उपलब्ध एंटीऑक्सीडेंट से अधिक हो जाता है तो ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न होने लगता है। तब यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है तो शरीर में क्षयकारी बीमारी विकसित होने लगती है और हम शरीर के भीतर की लड़ाई हारना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई को जीतने की मुख्य कुंजी संतुलन है। हमें आक्रामकता और सुरक्षात्मक के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि
हमें शरीर के भीतर की लड़ाई को जीतना है तो शरीर एंटीऑक्सीडेंट की संख्या स्वतंत्र तत्वों से हमेशा अधिक होना चाहिए। हम अधिकांश एंटीऑक्सीडेंट सब्जियों और फलों से लेते हैं। इनमें सबसे सामान्य एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, ई, ए तथा बीटा कैरोटीन है। हम इसके अलावा भी कई एंटीऑक्सीडेंट भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड तथा रंगीन फ्लेविनाइड एंटीऑक्सीडेंट शामिल है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर के विभिन्न भागों में स्वतंत्र तत्वों को नाकाम करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। फौज में काम के बंटवारे की तरह ये एंटीऑक्सीडेंट भी शरीर के विभिन्न भागों में विशिष्ट भूमिकाएं निभाते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट में अन्य एंटीऑक्सीडेंट को पुनः जीवित करने की क्षमता होती है, इसलिए वे ज़्यादा स्वतंत्र तत्वों को उदासीन करते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है, इसलिए यह रक्त और प्लाज्मा में स्वतंत्र तत्व के खात्मे के लिए श्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट है। इसी प्रकार विटामिन ई वसा में घुलनशील होने से कोशिका झिल्ली में एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ग्लूटेथियोन कोशिका के भीतर ही श्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अल्फा लिपोइक एसिड कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा दोनों में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन सी और अल्फा लिपोइक एसिड में विटामिन ई तथा ग्लूटेथियोन को पुनः जीवित करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। हमारा लक्ष्य पर्याप्त मात्रा में अधिक एंटीऑक्सीडेंट रखना है ताकि शरीर में उत्पादित स्वतंत्र तत्वों को उदासीन किया जा सके। यह तभी संभव हो सकता है जब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की एक पुनः व संतुलित फौज हर समय मौजूद रहे। पर्दे के पीछे हर फौज को मोर्चे पर एक सहायक तंत्र की जरूरत होती है जो पीछे से उसकी मदद कर सके। युद्ध के अंतिम नतीजों में इस सहायक तंत्र की भूमिका होती है। इसी प्रकार हम जो स्वतंत्र तंत्र उत्पादित करते हैं उन्हें उदासीन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की बराबर मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। सैनिकों को यदि अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करना है तो उन्हें हथियारों, भोजन, पानी और कपड़ों की आपूर्ति की लगातार जरूरत होती है। एंटीऑक्सीडेंट रूपी सैनिकों को अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा की जरूरत होती है ताकि ये मोर्चे पर स्वतंत्र तत्वों के खिलाफ अच्छी से लड़ सके। इन्हें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट खनिज जैसे कॉपर, जिंक, मैग्नीज तथा सेलेनियम की जरूरत होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट की रासायनिक क्रियाओं में सहायक की भूमिका अदा कर उन्हें प्रभावशाली तरीके से काम करने में मदद करते हैं। यदि शरीर को इन खनिजों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होती है तो आमतौर पर ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट को अपना काम ठीक से करने के लिए एंजाइम क्रियाओं में सहकारकों की जरूरत भी पड़ती है। ये सहकारक फौज के सहायक तंत्र, मैकेनिक या आपूर्ति अधिकारी, ईंधन टैंक तथा गोला बारूद बनाने वालों की तरह होते हैं। प्राथमिक रूप से विटामिन बी के सहायक फोलिक एसिड, विटामिन B1, B2, B6, B12 शरीर के भीतर चल रही लड़ाई को जीतने की उम्मीद को बरकरार रखने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट खनिज और सहकारकों के अच्छे संग्रह जरूरत होती है। दरअसल युद्ध का यह मैदान मेरे द्वारा बताए गए मैदान से भी ज्यादा जटिल होता है। अब देखते हैं कि शरीर में उत्पादित होने वाले स्वतंत्र तत्वों की संख्या काफी स्थिर नहीं रहती है। स्वतंत्र तत्वों का उत्पादन सामान्य चयापचय ऑक्सीजन के विघटन के कारण रोजाना परिवर्तन होता रहता है। हमारे रक्षा तंत्र को भी यह पता नहीं होता है कि किसी विशेष दिन उसे कितने स्वतंत्र तत्वों का सामना करना पड़ेगा। कई कारक स्वतंत्र तत्वों की संख्या को बढ़ा देते हैं और रक्षा तंत्र इन्हें भी उदासीन करना पड़ता है। इन कारणों से हमारे शरीर की लड़ाइयों की क्षमता से अधिक स्वतंत्र तत्व का उत्पादन होता है। इन सवालों ने मुझे कई घंटों तक शोध करने को मजबूर किया। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैंने स्वतंत्र तत्व के कई स्रोतों के बारे में छानबीन की। आइए अब हम स्वतंत्र तत्व के उत्पादन के
लिए जिम्मेदार दूसरे तत्व किस कारण पैदा होते हैं। अत्यधिक व्यायाम, द एंटीऑक्सीडेंट रिवॉल्यूशन पुस्तक में डॉक्टर केनेथ कपूर ने इस बात पर जोर दिया था कि अत्यधिक व्यायाम से शरीर अधिक मात्रा में स्वतंत्र तत्व का निर्माण करने लगता है। डॉक्टर कूपर ने जब अधिक व्यायाम करने वाले कई लोगों को दिल का दौरा, हृदयघात तथा कैंसर के कारण समय से पहले मरते देखा तो वे बहुत चिंतित हो गए। इनमें से कई लोग ऐसे थे जो रोज कड़ा व्यायाम करने के साथ अपने पूरे जीवन में 30 से 40 मैराथन दौड़ सकते थे। इस पुस्तक के लिए शोध के दौरान डॉक्टर कूपर को अधिक व्यायाम से होने वाले अत्यधिक नुकसान का एहसास हुआ। जब हम सामान्य या इससे थोड़ा अधिक व्यायाम करते हैं तो शरीर में स्वतंत्र तत्व की संख्या कम मात्रा में बढ़ती है। इसके विपरीत जब हम अधिक व्यायाम करते हैं तो स्वतंत्र तत्व के उत्पादन का ग्राफ घातकीय रूप से बढ़ने लगता है। द एंटीऑक्सीडेंट रिवॉल्यूशन पुस्तक पाठकों को यह चेतावनी देती है कि अधिक व्यायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए वास्तव में नुकसानदायक हो सकता है, खासकर यदि हम ऐसा कई सालों तक जारी रखें। डॉक्टर कूपर हर व्यक्ति के लिए साधारण व्यायाम की सलाह देते हैं, परंतु साथ ही प्रत्येक को एंटीऑक्सीडेंट लेने की सलाह भी देते हैं। केवल गंभीर एथलीटों को ही अत्यधिक व्यायाम करना चाहिए और उन्हें भी उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेकर इसे संतुलित करना चाहिए। अत्यधिक तनाव, व्यायाम के साथ साधारण भावनात्मक तनाव से स्वतंत्र तत्व में बहुत कम बढ़ोतरी होती है, जबकि गंभीर भावनात्मक तनाव के कारण स्वतंत्र तत्व में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है और इस कारण ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न होने लगता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप बहुत अधिक तनाव में होते हैं तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं? आप अपने ऐसे कितने मित्रों या परिजनों को जानते हैं जो लंबे समय तक बहुत अधिक तनाव में रहे और उन्हें कैंसर का पहला दिल का दौरा पड़ा? मेरे पास ऐसे मरीज बहुत कम आते हैं जो कई बार मैराथन में दौड़े हों, लेकिन ऐसे सैकड़ों मरीज आते हैं जो लंबे समय तक भावनात्मक तनाव में रहे। अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने पाया कि वित्तीय काम तथा व्यक्तिगत तनाव से हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन भावनात्मक तनाव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तब आप ऑक्सीडेटिव तनाव की गंभीरता को समझना शुरू कर देंगे तो आप लंबे समय तक भावनात्मक तनाव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को भी भली भांति जानने लगेंगे। इस तरह आप उनसे मुकाबला शुरू कर सकते हैं। शरीर में स्वतंत्र तत्व के निर्माण पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे फेफड़ों और शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण ही है। आज जब आप किसी शहर में वाहन चलाते हैं तो आप वायु में न सिर्फ धुंध की मोटी परत देख सकते हैं बल्कि उसका स्वाद भी ले सकते हैं। मुझे 1970 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्कूल में गुजारे गए दिन आज भी याद है। यूरोलॉजी यूनिट में जाने की बारी आने पर मुझे सुबह 6 बजे राउंड पर जाना पड़ता था। निकलने से पहले मैं पश्चिमी खिड़की तक जाता और खूबसूरत रॉकी पहाड़ियों से सूर्य की कराती किरणों को अचरज से देखता। इसके बाद मैं जल्दी से अपने राउंड पर निकल जाता, जिसमें हर दिन लगभग 2 घंटे का समय लगता था। राउंड पूरा हो जाने के बाद मैं खूबसूरत पहाड़ियों का मनोरम दृश्य देखने के लिए दौड़ पड़ता ताकि लेक्चर शुरू होने से पहले भी भरकर निहार सकूं। लेकिन मैं उस समय चकित रह जाता जब मैं उस सुंदरता को उन पहाड़ियों तक को ठीक से नहीं देख पाता था। मुझे सिर्फ कुछ गहरी सफेद लकीरों के साथ लाल धुआं ही दिखता था। इन 2 घंटों में लोगों के ऑफिस जाने से यह किस प्रकार का नाटकीय परिवर्तन आ जाता था। स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव बहुत चिंताजनक है।
वायु प्रदूषण में ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के कई अणु मौजूद रहते हैं। ये सभी अच्छी खासी मात्रा में स्वतंत्र तत्वों का उत्पादन करते हैं। जब आप इन जहरीले पदार्थों के संपर्क में आते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दिल का दौरा और कैंसर भी हो जाता है। इन सभी बीमारियों की मुख्य जड़ ऑक्सीडेटिव तनाव को मानते हुए हमें वायु प्रदूषण से बचने के लिए कारगर नीति बनाना चाहिए। वायु प्रदूषण के अन्य पहलू के बारे में भी सोचना चाहिए। व्यावसायिक स्थानों पर खनिज धूल जैसे एस्बेस्टस फाइबर्स का वातावरण में आना, एस्बेस्टस के आयरन फाइबर की मौजूदगी स्वतंत्र तत्वों के निर्माण को बढ़ाती है। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने पर फेफड़ों का कैंसर तथा इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाता है। इसके अलावा इससे और भी कई पेशेगत खतरे हैं, जैसे किसान बारीक भूसे और धूल के संपर्क में आते हैं। इसी प्रकार उद्योगों में काम करने वाले मजदूर भी काम के दौरान कई तरह के रसायनों और धूल के संपर्क में आते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम जिस तरह की हवा में सांस लेते हैं वह स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। इस बात का अंदाजा हर व्यक्ति लगा सकता है कि रोजाना धुएं और रसायन के संपर्क हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन क्या आप यह विश्वास करेंगे कि शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव की सबसे बड़ी वजह सिगरेट और सिगार से उत्पन्न होने वाला धुआं है? यह बात सही है। धूम्रपान से अस्थमा, फ्लाइज्मा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर तथा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो हम सभी धूम्रपान के स्वास्थ्य संबंधित कुप्रभावों के बारे में जानते हैं, लेकिन यह जानने की जरूरत है कि परेशानी का सबब सिगरेट के धुएं से शरीर में उत्पन्न होने वाला ऑक्सीडेटिव तनाव है। सिगरेट के धुएं में कई जहरीले तत्व होते हैं जो न सिर्फ फेफड़ों में बल्कि पूरे शरीर में स्वतंत्र तत्व की मात्रा बढ़ाते हैं। धूम्रपान के अलावा और कोई भी आदत या लत हमारे शरीर को इतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं करती है। मैं जानता हूँ निकोटीन से बदतर कोई लत नहीं है। अमेरिकी सर्जन जनरल डॉक्टर सी एवरेट धूम्रपान को आदत की बजाय लत कहते हैं। यह बताकर उन्होंने धूम्रपान के बारे में हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया है। ऐसे उन्होंने जनता को निकोटीन लत वाले दुर्गुणों के बारे में बताया, जिनके बारे में तंबाकू कंपनियां लगभग आधी सदी से जानती थी। यही नहीं, इस बात के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है जो यह बताते हैं कि आप 2 से 3 सप्ताह में निकोटीन की आदी बन सकते हैं। क्या इसमें कोई आश्चर्य है कि लोगों के लिए धूम्रपान छोड़ना बहुत मुश्किल होता है? मैंने पाया है कि मरीजों के लिए धूम्रपान की लत छोड़ना शराब की लत को छोड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। मैं मानता हूँ कि सिगरेट के धुएं से स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव हमारे दृढ़ विश्वास से भी ज्यादा लगातार ताकतवर होते हैं। द्वितीयक धुआं क्या होता है? मेडिकल शोध इस बात को साबित करते हैं कि जो लोग सिगरेट के धुएं के संपर्क में अधिक आते हैं उन्हें अस्थमा, एम्फिज़ीमा, दिल का दौरा तथा फेफड़ों के कैंसर का खतरा अधिक होता है। यही कारण है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। क्या आप हाल ही में लोगों के किसी ऐसे समूह के संपर्क में आए हैं जो सिगरेट पीता है? मुझे याद है, मैं पिछले महीने अपनी बेटी को कॉलेज से वापस लेकर आ रहा था। मैं एक छोटे से शहर में कार में गैस भरवाने के लिए रुका। जब मैं स्टेशन के अंदर गैस के पैसे देने गया तो मैंने वहां 6 लोगों को एक टेबल के चारों ओर बैठकर कॉफी के साथ सिगरेट पीते हुए देख। मैं खांसी के बगैर बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था और मैं वहां खुद को बीमार महसूस करने लगा था। जो लोग सिगरेट के धुएं के आदी नहीं होते हैं उन पर इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है।
है। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको भी ऐसा अनुभव कई बार हुआ होगा। यदि आप रोजाना द्वितीयक धुआं के संपर्क में आते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और पानी का प्रदूषण, क्या आप प्यासे हैं? 1988 में अमेरिका के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने वहां के निवासियों को चेतावनी दी थी कि अमेरिका का 85% पीने का पानी दूषित है और मुझे विश्वास है कि पिछले दशक में यह स्थिति ज़्यादा बिगड़ी है। इन दिनों 50,000 से भी अधिक प्रकार के रसायन हमारे पानी को दूषित करते हैं। अब एक डरा देने वाला तथ्य, पानी की सफाई करने वाले औसत संयंत्र सिर्फ 30 से 40 प्रकार के रसायनों को ही परीक्षण कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त भारी धातुएं जैसे लेड, कैडमियम तथा एल्युमिनियम भी पानी को प्रदूषित करते हैं। अमेरिका में 55,000 से अधिक नियंत्रित रसायन का कूड़ा करकट फेंका जाता है। इसके साथ ही लगभग 2 लाख अनियंत्रित रसायन भी पूरे अमेरिका में पानी को प्रदूषित करते हैं। जब हम इस दूषित पानी को पीते हैं तो स्वतंत्र तत्व तेजी से बढ़ते हैं। आज अमेरिका वासी बोतल बंद, फिल्टर और डिजिटल पानी पीने को मजबूर है, परंतु आपको यह जानना चाहिए कि आपके पास डिजिटल पानी के अलावा इसकी गुणवत्ता के बारे में जानने का कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि इसका बाजार पूरी तरह से अनियंत्रित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 60,000 से अधिक नए रसायन हमारे वातावरण में घुल चुके हैं। हर साल कम से कम 1,000 नए रसायन हमारे वातावरण में घुलते हैं। आजकल अधिकांश खाद्य पदार्थ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंजीसाइड का इस्तेमाल कर बनाए जाते हैं। चिकित्सीय शोध बताते हैं कि जब हम इन रसायनों को भोजन के जरिए लेते हैं तो इनसे ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है। इनमें से कुछ अन्य के मुकाबले स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक होते हैं, लेकिन सभी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन रसायनों के कारण ही फूड इंडस्ट्री प्रचुरता से इन खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर रही है, परंतु हमारी सेहत की कीमत क्या होगी? यह एक सर्वविदित तथ्य है कि लोग अपने 20वें जन्मदिन से पहले ही पूरे जीवन में मिलने वाले सूर्य प्रकाश का 2/3 हिस्सा त्वचा के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने वाले पाठकों, इसका मतलब यह हुआ कि में से अधिकतर लोगों की त्वचा सूर्य की नुकसानदायक परावैंगनिक किरणों के संपर्क में आ चुकी है। विभिन्न अध्ययन यह बता चुके हैं कि परावैंगनिक किरणों से मानव त्वचा में स्वतंत्र तत्व का अधिक निर्माण होता है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि इसमें त्वचा का कोशिकाओं का DNA क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे त्वचा का कैंसर होता है। ये अध्ययन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऑक्सीडेटिव तनाव से कैंसर होता है। सूर्य की जला देने वाली किरणों के लिए प्राथमिक रूप से UVB प्रकार जिम्मेदार होता है, लेकिन UVA और UVB दोनों ही प्रकार के प्रकाश त्वचा के स्वतंत्र तत्व का उत्पादन बढ़ाते हैं और इस कारण त्वचा में ऑक्सीडेटिव तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। जब आप त्वचा पर 30 SPF या इससे अधिक रेटिंग वाले अपना मनपसंद सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं तो आप प्राथमिक रूप से UVB प्रकाश से अपना बचाव करते हैं। इसकी मदद से हम अधिक समय तक सूर्य के प्रकाश में रह पाते हैं, क्योंकि इससे हमें सनबर्न नहीं होता है। परंतु यह सनस्क्रीन बहुत ज्यादा प्रभावशील नहीं होती है, क्योंकि यह क्रीम UVA प्रकाश से हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, जो त्वचा में गहराई तक जाकर स्वतंत्र तत्व का निर्माण करती है। इससे पता चलता है कि इस प्रकार पिछले 20 सालों में त्वचा के कैंसर रोगियों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। बाजार में ऐसे सनस्क्रीन उपलब्ध है जो UVA और UVB दोनों ही प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार क्रीम लगाकर आप स्वयं और बच्चों को सनबर्न तथा त्वचा कैंसर से बचाना चाहेंगे। मैं प्रत्येक व्यक्ति को त्वचा पर किसी भी प्रकार की असामान्य वृद्धि या मस्से में होने वाले परिवर्तन पर गहरी निगरानी रखने की सलाह देता हूँ। मेडिकेशन और रेडिएशन में जितनी भी दवाइयाँ लिखता हूँ उससे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है। कीमोथेरेपी में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों और रेडिएशन थेरेपी प्राथमिक रूप से कैंसर कोशिका में ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न कर उन्हें नष्ट कर देती है। यही खास वजह है कि मरीजों के लिए
लिए इन दवाइयों और थेरेपियों को सहन करना मुश्किल होता है। यह बढ़ा हुआ ऑक्सीडेटिव तनाव आपस में सामान्य कोशिकाओं को भी नष्ट करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शरीर के लिए हर दवा आवश्यक रूप से एक बाहरी तत्व होती है और शरीर को इसकी चयापचय क्रिया तथा इससे बाहर निकलने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से लीवर तथा पूरे शरीर में कई अन्य चयापचयिक रास्तों की आवश्यकता पड़ने लगती है। इससे शरीर में स्वतंत्र तत्वों का उत्पादन बढ़ जाता है जो ज्यादा ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न करता है। 21वीं सदी का औद्योगिक विश्व दवाइयों पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। अमेरिका और विश्व में दवाइयों की खपत जाहिर तौर पर अपने सर्वोच्च स्तर पर है। यह सही है कि हर दवा का परीक्षण यह दर्शाता है कि इससे फायदा होता है, लेकिन हर दवा के अपने नुकसान भी होते हैं। अमेरिका में होने वाली मौतों का चौथा प्रमुख कारण इन दवाइयों का शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ना है। यह सही है कि अमेरिका में हर साल सही दवाइयाँ लिखने के बावजूद 1 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं और लगभग 20 लाख लोग इन दवाइयों के कारण अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। इनमें से अधिकांश दवाइयाँ ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न करती है जो खतरनाक होता है। स्तर से अधिक गंभीर क्षयकारी बीमारियाँ ऑक्सीजन के जहरीले प्रभाव का सीधा नतीजा होती है। दूसरे शब्दों में इन बीमारियों की मुख्य जड़ ऑक्सीडेटिव तनाव होता है। चिकित्सा विज्ञान में यह दिखा दिया है कि इन खतरनाक बीमारियों का मुख्य कारण ऑक्सीजन का स्या पक्ष है, जिससे हम सभी डरे हुए हैं। यदि आपके पास कभी पुरानी कार रही हो तो आपने उसमें जंग लगते हुए देखा होगा। यह इस पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली धातु को भी कमजोर कर खराब कर सकता है। यदि इससे बचाव न किया जाए तो मैदान में पड़ी किसी खराब कार की तरह हमारे शरीर को भी जंग लगने लगता है। शरीर में भी धातु में लगे धब्बे की तरह धीरे धीरे क्षति होने लगती है। शरीर के जिस भी भाग में यह क्रिया होती है उसी प्रकार की क्षयकारी बीमारी वहाँ विकसित होने लगती है। सौभाग्य से हमारा शरीर में न सिर्फ बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र होता है बल्कि उल्लेखनीय मरम्मत तंत्र भी होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि मैस यूनिट किस प्रकार शरीर की प्रत्येक कोशिका में युद्ध के समय हुई क्षति की मरम्मत करने में सक्षम होती है।